discuss today some other aspects of capital budgeting, and then we'll be going to finalize this topic today. From the coming week, we'll be going to start about working capital management, and I'll be going to share with you in the group relevant stuff before the commencement of next week, so that you may able to go through from the book also, or the slides relevant to that material. But before that, अगर कोई क्यूरी है आप पूछ सकते हैं. आई बीन रिसीव्ड फ्यू क्यूरीज जो पिछले दिनों में क्लासेस के अंदर कुछ लोगों ने रेस की थी, उनका भी आज रिस्पांस किया जाएगा. एक क्यूरी कल प्रोबेबिलिटी से रेलेवेंट डिस्कस हुई थी, वो भी डिस्कस करेंगे. अनइक्वल लाइव्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है उस हवाले से डिस्कस करेंगे, और प्रोजेक्ट अबंडनमेंट के हवाले से डिस्कस करेंगे. पोस्ट कंप्लीशन ऑडिट इस व्यू पॉइंट से डिस्कस करेंगे. बिफोर दैट देयर इज़ अ क्वेश्चन फ्रॉम जी फ्रॉम द हैंड आउट विच हैज़ बीन सेंट अर्लियर. उसमें से एक क्वेश्चन आया हुआ ऑलरेडी, सो आई एम गोइंग टू डिस्कस इट विद यू फर्स्टली, और फिर उसके बाद जो दूसरे एस्पेक्ट्स हैं उनको मैं आपसे डिस्कस करता हूँ. So, XYZ Limited purchased a lathe machine for trimming molded plastics 10 years ago at a cost of 1500,000. The machine has zero salvage value at the end of 15th year. The company depreciates the lathe machine on straight line basis, and its current book value is 500,000. So ये उस मशीन की बात हो रही है तो 10 साल पहले हमने ख़रीदी थी, और आज उसकी बुक वैल्यू जो है वो 5 लाख रुपए है. हम इस मशीन में शायद उतना इंटरेस्टेड ना हो जितना हम अगली मशीन में इंटरेस्टेड हैं. बट आगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट मैनेजर रिपोर्ट्स दैट अ न्यू लेथ मशीन कैन बी परचेज फॉर 2400,000 इंक्लूडिंग फ्रेट एंड इंस्टॉलेशन. आप पुरानी मशीन को रिप्लेस करने के बारे में सोच रहे हैं, 24,000 आपको नई मशीन कॉस्ट करेगी. The new lathe machine has a 5-year life with 400,000 salvage value, and it will sufficiently reduce. अगर ये नई मशीन एक्वायर कर लेंगे तो इस मशीन के नतीजे में आपकी लेबर और मटेरियल कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, and it will sufficiently reduce labor and raw material usage from 700,000 to 200,000 per annum. So technically your cost will be saved. आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट सेव होगी 5 लाख रुपए पर एनम. ये आपका इनफ्लो काउंट होगा. XYZ Limited intends to depreciate new lathe machine at 20% per using diminishing balance method. कंपनी का तरीका कार डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड वाला है डेप्रिशिएट करने के लिए. So let me calculate the depreciation first. अगर ईयर बाय हम ईयर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना चाहें एब्रीवेशन लिख रहा हूँ. WDV स्टैंड्स फॉर रिटर्न डाउन वैल्यू, बुक वैल्यू, क्योंकि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड फॉलो हो रहा है. प्रोडक्ट की लाइफ, मशीन की लाइफ जो है वो 5 इयर्स है. तो जो डेप्रिसिएशन मेथड बताया गया है वो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है 20%, और ओरिजिनल जो कॉस्ट है मशीन की वो 2400,000 है. तो जो पहले साल डेप्रिसिएशन चार्ज होगी वो पहले साल तो इसी अमाउंट पर चार्ज होगी, लेकिन रिटर्न डाउन वैल्यू निकाली जाएगी. रिटर्न डाउन वैल्यू विल बी कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन ऑफ दैट ईयर. अब जो नेक्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन चार्ज होगी वो रिटर्न डाउन वैल्यू पे होगी 20%, और अगले साल की जो रिटर्न डाउन वैल्यू निकलेगी वो इसमें से ये डेप्रिसिएशन माइनस कर दी जाएगी. एंड देन उससे नेक्स्ट ईयर के लिए देन फोर्थ ईयर के अंदर
और रिटन डाउन वैल्यू नाउ विल बी 245,000। तो जो फाइनल ईयर होगा, इस फाइनल ईयर के अंदर डेप्रिसिएशन लेने का ये तरीकाकार नहीं होता। मैं पहले वो गलत वाला आपके सामने कर रहा हूँ कि आप 20% ले लें और बाकी आप रिटन डाउन वैल्यू के तौर पे शो कर दें। ये तरीकाकार दुरुस्त क्यों नहीं है? बिकॉज आपको रिटन डाउन वैल्यू के हिसाब से जो सॉल्वेज वैल्यू बचती है एट द एंड ऑफ लास्ट ईयर, उसके अलावा जितनी भी अमाउंट है वो सारी की सारी फाइनल ईयर के अंदर एज डेप्रीसिएशन चार्ज करनी है। फाइनल ईयर के अंदर बैलेंसिंग वैल्यू डेप्रीसिएशन के तौर पे चार्ज होती है। तो हमारी जो रेजिड्यूल वैल्यू होनी चाहिए वो 400,000 है। सो वी विल बी गोइंग टू चार्ज द रिमेनिंग अमाउंट एज डेप्रीसिएशन। वो सारी की सारी वैल्यू उस साल में डेप्रीसिएशन के तौर पे काउंट होगी। नंबर वन। एक तो इस सवाल में आपको इस तरह से पर ईयर डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करनी है। Number two, if the new lathe machine were acquired, the old lathe machine would be sold to another company for 200,000। अगर आप पुरानी लेथ मशीन नहीं एक्वायर करेंगे तो पुरानी को सेल कर देंगे 200,000 का। हालांकि उस वक्त उसकी बुक वैल्यू 500,000 है। 200,000 की बेचेंगे तो आपको नुकसान होगा। वो नुकसान भी आपको अकाउंट फॉर करना पड़ेगा। वो जब हम इनिशियल कैश फ्लोज की बात करते हैं तब ये कैलकुलेट कर लेते हैं। Company's net operating working capital requirement is 35% and its cost of capital is operating working capital requirement would also increase by 200,000 at the time of replacement। तो जब बिगिनिंग होगा टाइम ज़ीरो पे तो हमारे लिए 200,000 वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। पर टर्मिनल टाइम पे, चाहे मैंने लास्ट डे भी बताया था, लास्ट से लास्ट डे वो रिलीज़ होने के बारे में बताया जाए ना बताया जाए, वी विल गेट इट रिलीज। हमारा वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है वो रिकवरी के तौर पे आ जाएगा। कंपनी का टैक्स रेट 35%, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12%। कंपनी कैन क्लेम टैक्स रिलीफ फॉर एनी लॉसेस इनकर्ड इन द ईयर। रिक्वायरमेंट में इनिशियल इन्वेस्टमेंट बतानी है आपने। अगर आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करनी है इनिशियल इन्वेस्टमेंट या इनिशियल कैश फ्लोज कैलकुलेट करने हैं तो सबसे पहले तो आपने परचेज प्राइस ऑफ न्यू मशीन पे की है। जी, आपने 2400,000 जो है वो न्यू मशीन की परचेज प्राइस पे की है। अब इस मशीन को परचेज़ करने के लिए पैसे दिए हैं तो पुरानी मशीन को बेचने से आपको पैसे आ भी रहे हैं। वो इसमें से वो ये जो है ये आपका आउटफ्लो है। तो जो आपको पैसे आ रहे हैं वो इनफ्लो के तौर पे काउंट होंगे। सेल वैल्यू न्यू मशीन, ओल्ड मशीन। जी, तो जो सेल वैल्यू है ओल्ड मशीन की वो 200,000 है, वो इनफ्लो के तौर पे काउंट होगा। बट अब एक और चीज़ जो अंडरस्टैंड करने वाली है वो ये है कि अगर आप जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करते हैं एसेट को सेल करने की तो जितना कैश मिला वो डेबिट होगा, वो 200,000 है। एसेट जो होगा वो बुक वैल्यू से क्रेडिट होगा। तो एसेट जो है वो अगर क्रेडिट हो जाए बुक वैल्यू से मशीनरी तो वो क्रेडिट हो रहा है जी। आपका एसेट बुक वैल्यू उसकी 500,000 थी। तो आपको साथ डेबिट करना पड़ेगा लॉस। और लॉस कितने का हो रहा है? 300,000 का। जो 300,000 का लॉस है, इस लॉस की वजह से पैसे तो नहीं आ रहे, लेकिन इस लॉस की वजह से आपको टैक्स बेनिफिट होगा। बिकॉज ये लॉस आपके उस साल के प्रॉफिट में से माइनस हो जाएगा। और अगर माइनस होगा तो इसकी वजह से आपकी टैक्स में बचत होगी। जितनी टैक्स में बचत होगी उसे हम टैक्स सेविंग कहते हैं या टैक्स शील्ड कहते हैं। वो हम अपने इनफ्लो के तौर पे काउंट करेंगे। तो कितना टैक्स रेट है हमारा? 300,000 का लॉस है, इस पर 35% हमें टैक्स सेविंग होगी। तो ये 1,05,000 ये टैक्स सेविंग जो है ऑन लॉस ऑफ ये भी यहाँ पे मेंशन किया जाएगा।
जी, तो कितनी वैल्यू का लॉस है वो हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। सॉरी, टैक्स सेविंग है 105,000। तो ये जो इनिशियल आउटफ्लोज आपके बन रहे हैं, अब हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको सम कर लें, आपके सामने इनिशियल कैश फ्लोज नज़र आ जाएंगे। ये आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट या इनिशियल कैश फ्लोज के तौर पे काउंट होगा जब आप कैलकुलेट करने लगेंगे नेट प्रेजेंट वैल्यू वगैरह। एक्सक्यूज मी दूसरी बात, सर। जी प्लीज़। सर इसमें वर्किंग कैपिटल ऐड नहीं करेंगे? जी फाइन, सॉरी, आई फॉरगॉट टू मेंशन दैट। चलें, एडिशनली यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट इन जी, और वो है 200,000 की। ये आपका आउटफ्लो होगा। तो ये टोटल आपका इनिशियल आउटफ्लो ये में निकलेगा पर एट द टाइम ज़ीरो। ऑपरेटिंग कैश फ्लोज आपने कैलकुलेट करने हैं, प्रोजेक्ट की लाइफ 5 ईयर्स है, 1 2 3 4 एंड 5। डिटेल्स मेंशन कर लेते हैं। हमारे पास सेविंग बताई गई है इन मटेरियल एंड लेबर कॉस्ट। जो सेविंग है वो हमारा इनफ्लो काउंट होगा जी। वो सेविंग आपको बताई भी थी कि 7 लाख से 2 लाख की आपकी कॉस्ट हो जाएगी मटेरियल लेबर वगैरह की। तो एवरी ईयर जो सेविंग हो रही है वो 500,000 की है। आई होप बात समझ आ रही है जी। अब इसके अलावा यहाँ पे अगर कोई और चीज़ मेंशन नहीं है, कोई और एक्सपेंस या रेवेन्यू नहीं दिया हुआ, तो देन ओनली यू नीड टू डिडक्ट योर डेप्रीसिएशन फ्रॉम इट। आप डेप्रीसिएशन की कॉस्ट माइनस करेंगे इसमें से, बिकॉज ये इनफ्लो है, और बाकी जो डेप्रीसिएशन है वो आपने कैलकुलेट किया है पर ईयर, वो यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। सॉरी, जी माइनस करेंगे तो ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल आएगा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, तो अब इसमें से आपको टैक्स माइनस करना है। टैक्स एट द रेट ऑफ 35%। यू मे कैलकुलेट। ये हर ईयर का टैक्स आ गया आपके पास। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, देन हम इसमें ऐड बैक कर देंगे डेप्रीसिएशन, which is और अब ये कैश फ्लो आफ्टर टैक्स हमारे पास आ जाएगा। एब्रीवेशन लिखा मैंने, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। तो ये आपके कैश फ्लोज हैं। अब अगर आप कैलकुलेट करना चाहें नेट प्रेजेंट वैल्यू, तो यू कैन डू इट नाउ। हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं हमारी जो ईयर ज़ीरो है, जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो ईयर ज़ीरो में मेंशन कर लेते हैं। दैट वाज दिस वन। ईयर वन के अंदर ईयर टू, ईयर थ्री, ईयर फोर, ईयर फाइव
ईयर 5 में आप दो चीज़ें और भी कर सकते हैं, यहीं पे कर लें या अलहदा से लिख लें। आपको रिकवरी भी हुई थी वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की और सॉल्वेज वैल्यू भी मिली है। तो अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे लिख देता हूँ रिकवरी ऑफ वर्किंग कैपिटल और सॉल्वेज वैल्यू। ये टर्मिनल कैश फ्लोज हैं, आखिरी साल में आएंगे तो आखिरी साल वाले कैश फ्लोज में चाहे क्लब कर लें या आप अलहदा भी लिख सकते हैं। तो रिकवरी होगी वर्किंग कैपिटल की 200,000 और इसके अलावा जो सॉल्वेज वैल्यू है दैट वाज 5 और 400,000। सो अगर आप टर्मिनल ईयर का कैश फ्लो लेना चाहें तो ऐसे भी ले सकते हैं, इसमें जो रिकवरियाँ हैं दोनों वो ऐड कर दें। तो अलहदा से लिखना चाहें दोनों को अलहदा से भी लिख सकते हैं या ऐसे भी कर सकते हैं, बिकॉज आपका जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है वो उसी तरह से कैलकुलेट होना है। प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ 12% कॉस्ट ऑफ कैपिटल बताया हुआ था, 1 डिवाइडेड बाय 1.12, सॉरी ये वाला फैक्टर 1 है और नेक्स्ट 1 डिवाइडेड बाय 1.12 देन तो आप प्रेजेंट वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं और इसी बुनियाद पे आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू भी निकल आएगी। नेगेटिव आ रहा है नेट प्रेजेंट वैल्यू तो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम रिजेक्ट कर देंगे। जी नबीला, बात समझ आ गई? Sir, I have two questions in this. सर एक तो जो ये ईयरली हम लोगों ने फाइंड किए हैं कैश फ्लोज, इसमें सेविंग्स में से हम 200 पर एनम जो उनका बन रहा है वो नहीं डिडक्ट करेंगे? कौन सा वाला 200? सर जो 700,000 से 200,000 पर एनम पे रिड्यूस हो रही है कॉस्ट। तो फिर इसका मतलब ये है कि आप पहले 7 लिखें और 7 में से 2 माइनस करें तो 5 लाख निकल आएगा। अच्छा देखिए ठीक। प्रीवियसली जो कॉस्ट कंपनी को फेस करना पड़ी थी वो 700,000 थी, अब कंपनी को जो फेस करना पड़ेगी वो 200,000 है और इसी वजह से तो सेविंग हो रही है। अगर उस सेविंग में से भी जो कॉस्ट फेस करना पड़ी वो माइनस कर लेंगे तो फिर तो वो डबल काउंटिंग हो रही है। ठीक, so we can write either one, 700 minus 2 या simply 500 भी लिख सकते हैं, राइट जी सर? डायरेक्टली ठीक हमने है लिख लिया सर, ठीक हो गया सर। काइंडली डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने वाला मेथड एक दफ़ा ज़रा दोबारा रीएक्सप्लेन डिमिनिशिंग कर बैलेंस दें। मेथड में जो डेप्रिसिएशन रेट होता है वो कॉस्ट पे अप्लाई किया जाता है फॉर द फर्स्ट ईयर और हर अगले साल में जो रिमेनिंग बुक वैल्यू होती है उस पर चार्ज किया जाता है, उसे रिटर्न डाउन वैल्यू या बुक वैल्यू कहते हैं, जिस पे फिर डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। पहले साल 20% है तो पहले साल तो रिटर्न डाउन वैल्यू है ही नहीं, वो 24 लाख का एसेट है, 24 लाख पे 20% ले लेंगे। अगले साल जब डेप्रिसिएशन चार्ज होगी तो जो रिमेनिंग बुक वैल्यू बचेगी उस पर चार्ज होगी, उससे अगले साल की रिमेनिंग बुक वैल्यू पे, इसीलिए तो इसे डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड कहा जाता है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड कहा जाता है कि हर साल की डेप्रिसिएशन जो डिमिनिश्ड बैलेंस है या रिड्यूस बैलेंस है एसेट का उस पर चार्ज हो रही है। जब फाइनल ईयर आएगा तो फाइनल ईयर के अंदर हमेशा कभी भी आपने कहीं वो अगर वो टेबल्स बनाए हों लीज के अंदर, जहाँ पे आप लीज अमोर्टाइजेशन शेड्यूल कहते हैं या इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट किसी इंस्टॉलमेंट में जब अलहदा की जाती है तो जब फाइनल ईयर होता है उसमें हमेशा बैलेंसिंग वैल्यू को इंटरेस्ट के तौर पे चार्ज किया जाता है। यहाँ पे भी बैलेंसिंग वैल्यू जितनी होगी यानी 983,000, अगर इसका 20% नहीं वो तो बड़ी पार्शियल अमाउंट बनती है। हमारा 5 साल के बाद एसेट की जो बुक वैल्यू बचती है रेजिडुअल वैल्यू है ही 4 लाख, इसका मतलब आखिरी साल में बाकी सारी वैल्यू एज डेप्रिसिएशन चार्ज कर दी जाएगी, 4 लाख में से 983 माइनस की और ये डेप्रिसिएशन। जी समझ आइए बात? यस सर, थैंक यू सो मच सर। ओके अच्छा जी, अभी भी जैसे ये भी आपने देखा तो इनफैक्ट यहाँ पे हमें ये कैश फ्लोज जो हैं वो हर साल के अवेलेबल हैं और हमारी एक एजम्पशन चल रही है
जिसकी बुनियाद पे हम ये सारी कैलकुलेशंस परफॉर्म कर रहे हैं कि जो कैश फ्लोज हैं हम इनको श्योरिटी के साथ, सर्टनिटी के साथ एस्टिमेट कर रहे हैं। हम श्योर हैं कि इतने ही कैश फ्लोज मिलेंगे। तो क्वेश्चन इज दिस कि अगर ये कैश फ्लोज नहीं हो, चेंज हो जाए, तो क्या फिर भी नेट प्रेजेंट वैल्यू यही रहेगी या वो भी चेंज हो जाएगी? एनीवन कुड रिस्पॉन्ड? ये अगर कैश फ्लोज ये नहीं रहे तो क्या कैश जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है वो भी यही रहेगी फिर भी, या चेंज हो जाएगी? तो चेंज हो जाएगी ना। ऑब्वियसली चेंज हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है, चेंज होगी सर ऑब्वियसली। जी ठीक है। सो अगर ये चेंज हो जाएगी तो इसका मतलब ये जो नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है, जिसकी बेस पे आपने डिसीजन करना है, वो तो सारी इस कैश फ्लोज पे डिपेंडेंट है। सो इन कैश फ्लोज के बारे में अभी तक तो हमने सोच के रखा हुआ है कि ये इतने इतने ही होंगे, तो हम ये सारी चीज़ की प्रोजेक्शन कर रहे हैं। लेकिन अगर मैंने एक एग्जाम्पल पहले से बनाई भी आप लोगों के लिए, लेकिन व्हाट इफ अगर हमें ये कैश फ्लोज जो नज़र आ रहे हैं ईयर 1 में, हमें नज़र आ रहा है कि शायद 50,000 का कैश फ्लो हो जाए, शायद 55,000 का हो जाए, शायद 45,000 का हो जाए। तो देयर आर डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़। अब हमें जो नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है उसके लिए तो हमें कैश फ्लो ईयर बाय ईयर सिर्फ एक एक चाहिए कि कौन सा कैश फ्लो होगा एग्जैक्टली, जिसको हम बेस बना के फिर नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। E2 के अंदर इस तरह से मुख्तलिफ एक्सपेक्टेशंस लिखी हुई हैं, 3 के अंदर, 4 के अंदर, 5 के अंदर। सो अब हमने इसके सामने एक चीज़ मेंशन कर दी है, प्रोबेबिलिटी, कि जो 50,000 हमें जो लगता है कि 50,000 का कैश फ्लो मिल सकता है एस्टिमेटेड, हमें लगता है, तो हमारे चांसेस हैं 50% प्रोबेबिलिटी। अगर आप इफ़ यू कैन रिकॉल, इज द चांस ऑफ अकरेंस आउट ऑफ टोटल अकरेंसेस। अगर आप वो कॉइन फ्लिप करते हैं तो हेड आने के चांसेस 50% होते हैं, बिकॉज 1 आउट ऑफ 2। सो हमें लगता है कि शायद 50% तक श्योर है हम कि 50,000 मिल जाएगा। 100% अगर श्योर नहीं है तो फिर हमारे 100% श्योरिटी अगर ये है कि इतना कैश फ्लो ईयर 1 में, 2 में, 3 में, 4 में मिलेगा, तो कोई इशू नहीं है, हम बड़ी आसानी से वो नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। बट अगर हमें श्योरिटी नहीं है, सर्टनिटी नहीं है, तो फिर हमें ये जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं इनको बेस बनाते हुए एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ पहले कैलकुलेट करना पड़ती हैं। और ये एक्सपेक्टेड वैल्यू से मुराद टेक्निकली एवरेज है। अब वो एवरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं? जहाज़ेब साहब, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं ये कह रहा था कि ये स्ट्रेट लाइन मेथड है, अगर इसके बारे में बता दें। अगर एक तो ये रिड्यूसिंग बैलेंस है ना, स्ट्रेट लाइन, अगर इसी क्वेश्चन में करा मतलब स्ट्रेट लाइन का मतलब ये होता है जनाब, आप जितनी कॉस्ट है उसमें से जो रेजिड्यूल वैल्यू है माइनस करें और उसको यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट से डिवाइड कर दें, तो पर ईयर डेप्रिसिएशन मिल जाएगी। ठीक है, और उसको फिर उसमें से माइनस करेंगे जैसे इसमें कर रहे हैं। सॉरी, उसमें फिर मैं कह रहा हूँ उसमें से माइनस करेंगे जैसे कर रहे हैं इसको रिड्यूसिंग बैलेंस में, एक साल क्यों के बाद माइनस करेंगे भैया? ये तो दो इंडिपेंडेंट मेथड हैं। आपकी कंपनी जो तरीकाकार फॉलो करेगी, आप दोनों को माइनस क्यों करेंगे? नहीं, मैं कह रहा हूँ सर देखिए, अगर बिल फर्ज इधर 24 लाख है ना, 5 ईयर लाइफ है, ठीक है। इसमें अगर रेजिडुअल वैल्यू 2 लाख है बिल फर्ज, या कह ले 4 लाख है, तो 4 लाख निकल आया, 20 को किया 5 से 4 निकल आया, तो अब पहले साल का निकली 4, दूसरे, अच्छा फिर स्ट्रेट लाइन इसी तरह मतलब स्ट्रेट फिर कर लेंगे दूसरे साल। स्ट्रेट लाइन का तो मतलब ही ये है कि स्ट्रेट हर साल एवरेज डेप्रिसिएशन। अब आप, मैं ये पहले शायद शुरू वाले दिनों में बताया था, आप पता नहीं थे क्लासेस में या नहीं, लेट जरा ज्वाइन किया था। सुनिएगा, मैं सिर्फ रिकॉल करवा दूं, डेप्रिसिएशन कहते हैं किसको हैं, आप बताएं सर। डेप्रिशिएट होता है जो एसेट। नहीं, डेप्रिशिएट होता है वो तो नाम से पता लग रहा है ना, होता क्या है डेप्रिसिएशन? सर मसलन यही कि जब चीज एसेट यूज हो गया तो उसकी वैल्यू कम हो गई, तो ये डेप्रिशिएट हो गया। अच्छा, अब आप ये ज़हन नशीन कर लें कि एसेट को यूज़ होने से एसेट की वैल्यू कम नहीं होती। ये बात जहन में रख लेनी है आपने, ठीक है। एसेट को यूज़ होने से एसेट की वैल्यू में कमी नहीं आती, एसेट की एफिशिएंसी में कमी आती है। जी सर। आपने एक गाड़ी, मेरे साथ रहिएगा, आप जवाब देते जाइएगा। आपने एक गाड़ी ली है और आपके एक दोस्त ने गाड़ी ली है, आपने उसको घर से ऑफिस और ऑफिस से घर के लिए रखा हुआ है। जो आपके दोस्त हैं उन्होंने उसको रेंट कार पे चला दिया है। यूज़ आपने 1 साल की, उन्होंने भी 1 साल यूज़ की। जी सर। आप दोनों 1 साल के बाद मार्केट में बेचने पहुंच गए, सेम गाड़ी थी, सेम ब्रांड, सेम टाइम पे खरीदी, दोनों 1 साल के बाद बेचने पहुंच गए, किसकी वैल्यू में ज़्यादा फ़र्क पड़ा होगा?
सर जो ज्यादा यूज की होगी जिसने। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अब आप अभी भी फर्ज कर रहे हैं एक आपके पास गाड़ी है, आप ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, और आपके दोस्त ने उसको रेंटा कार पे चलाया, बताएं आप। सर दोस्त की वैल्यू ज्यादा कम गिरी होगी। जी, दोस्त की वैल्यू ना गिराएं, दोस्त की गाड़ी की गिराएं यार, खुदा का खौफ करें। गाड़ी की सर। ठीक है, तो अगर आपने दोस्त की गाड़ी की वैल्यू गिरा दी है तो बताएं उसकी गाड़ी की वैल्यू क्यों गिरी है, कि उसने गाड़ी की मत ज़्यादा मारी है, जी हाँ सर। या ना। जी सर, डेप्रिशिएट ज्यादा हो गई है गाड़ी। तो डेप्रिशिएट को छोड़ देना भाई, आप अगर उसी लाइन पे चलते रहेंगे, जो गलत चीज़ें होती हैं उनको जेन से निकाल देते हैं। अब ठीक है लॉजिकली सर। समझें, मैं ये बता रहा हूँ कि उसकी गाड़ी और आपकी गाड़ी यूज़ कितना अरसा हुई है, बताएं। 1 साल। जब 1 साल यूज हुई है तो फिर वैल्यू भी एक जितनी कम होनी चाहिए, जी लेकिन सर। वैल्यू एक जितनी कम नहीं हुई। नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? कि आपने जिस तरह यूज की है और उसने जिस तरह यूज की है, उनसे एसिड की एफिशिएंसी में फर्क एक जितना नहीं पड़ा। जी सर। आपके एसिड की एफिशिएंसी में कम कमी वाक़या हुई है, जबकि उसके एसिड की एफिशिएंसी में ज़्यादा कमी वाक़या हुई है, हाँ जी या सर। ना बताएं। जी सर ऐसे ही है। आपने घर में एसी लगाया हुआ है, जो जी शायद सर। गर्मियों के सीज़न के अंदर चंद दिनों के लिए और कुछ टाइम के लिए चलता है, जी और एक सर। ऐसी जगह है जहाँ पे कमर्शियल यूजेज है, वहाँ पे एसी सारा दिन चलता है, तो क्या दोनों ने एसिड एक ही ब्रांड का एक दिन लगाया, महीना साल सीज़न के बाद आप बेचने निकल जाएं, तो आपके एसिड की एफिशिएंसी ज़्यादा कम हुई है, या जो वो कमर्शियल यूज़ के लिए एसी लगा हुआ है? कमर्शियल यूज के लिए जो लगा हुआ। भाई इसका मतलब एसिड को यूज करने से वैल्यू को गोली मार दे, वैल्यू में कमी नहीं आ रही, एफिशिएंसी में कमी आ रही है, ये जी समझ सर। आती है बात? जी सर ऐसे ही है। अब एसिड की एफिशिएंसी में कमी आती है, तो अगर आप एफिशिएंसी में कमी को एग्जैक्टली मेजर करना चाहें तो भाई इसके लिए टेक्निकल एक्सपर्ट चाहिए। जी सर। यानी मैं आपसे पूछूं आपका एसी कितनी कूलिंग कर रहा है, तो आपके पास कोई पैमाना नहीं है जब तक आप वो भाई को ना बुलाएं जो एसी एक्सपर्ट है। वो जी सर। बताएगा जनाब इसकी एफिशिएंसी में कमी आ गई है और फलां चीज़ की वजह से कमी आई है। जी सर। आपको टेक्निकल एक्सपर्ट्स, तो बिजनेस में एक एसेट नहीं होता भाई, हज़ार एसेट्स होते हैं, तो हज़ारों एसेट्स की एफिशिएंसी में कमी को मेजर करने के लिए एग्जैक्टली, क्योंकि जब एफिशिएंसी में कमी आएगी तो जितनी एफिशिएंसी कम होगी उस हिसाब से वैल्यू कम होनी चाहिए। जी सर ऐसे लेकिन ही है। आप एग्जैक्टली एफिशिएंसी में कमी को मेजर नहीं कर पा रहे, नहीं कर पा रहे। रीज़न क्या है कि टेक्निकल एक्सपर्ट्स नहीं है आपके पास। आप रख जी सकते सर। हैं टेक्निकल एक्सपर्ट, लेकिन जी ये सर। हमने स्टेटमेंट पे मटेरियल के हवाले से जब बात की थी डायरेक्ट कौन सा होता है, तो बताया था दो शर्तें होती हैं, इकोनॉमिकल और कन्वीनियंट। तो ये जी आपके सर लिए इकोनॉमिकल नहीं है। आप ये नहीं ऐसे। कर सकते कि जितना नुकसान हो रहा है असल में उसको आइडेंटिफाई करने के लिए मजीद नुकसान कर लें। जी सर। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, तो भाई फिर अप्रोक्सीमेशंस होती हैं, फिर अंदाजे लगाए जाते हैं, और सबसे अच्छा अंदाज़ा हमेशा से दुनिया में यही रहा कि एवरेज मेथड ऑफ कर लिया जाए। क्या मेथड जी जनाब? सर एवरेज। एवरेज। मतलब आप ये जो केटरिंग का लोग बिजनेस करते हैं, वो कैसे तयन करते हैं कि अगर 100 गेस्ट आएंगे तो कितना खाना पकाना है, बताएं। अंदाजे से। अंदाज़ा क्या होता है उनका, एक एवरेज, कि पर पर्सन इतना चिकन पकाना है। नहीं समझ आई होगी बात, आप जी किसी सर केटरिंग से बात करके देखें, तो कुछ ऐसे लोग हैं जो बेतहाशा खाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो लाइट खाते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो कम खाते हैं। ऐसे खवातीन ही। को सारी बात है, उनको पता है कि वो कितना एवरेज बनेगा, पल्ले पड़ी है बात। ऐसे। जी सर बस सर वो अब आजकल तो ऐसा करते हैं खाने में डाल देते हैं कि खाएं कम। चले सुनिए, आगे आप, चूँकि सियालकोट से हैं तो मैं इसलिए कुछ नहीं कह रहा, इसलिए आप मेरी सुन लें। फिरदौस आशिक अमान साहब को हमने आपके पास भेज देना लाहौर से, सर फिर उसने आप आ जाना वैसे। चलो अल्लाह खैर, अब मेरी सुन लें भाई। जी सर। तो एफिशिएंसी में एग्जैक्टली कमी जब मेजर नहीं हो सकती, तो मैंने कहा भाई आप उसको फिर अंदाज़ा ही लगाते हैं, और अंदाज़ा लगाना में सबसे पहला तरीका कहा जिसे स्ट्रेट लाइन मेथड कहा जा रहा है, वो एवरेज मेथड है। जी सर। जितनी यूजफुल लाइफ है एसिड को, एसिड की डेप्रिशिएबल अमाउंट को उससे डिवाइड कर दिया जाए, और कहा जाए कि ऑन एवरेज हर साल इतना ही वैल्यू में कमी वाक़या होगी। जी हाँ ना, सर आप बोलें। ऐसे ही है सर। ठीक है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली देखें तो एसिड में कमी ऐसे वाक़या नहीं होती। देखिए हर साल क्या एसिड एक जितना इस्तेमाल होता है? नहीं सर। प्रैक्टिकली देखेंगे तो बिजनेस, जो बिजनेस की बात कर रहे हैं, उसमें शुरू वाले सालों में एसिड कम यूज हो रहा होगा और आहिस्ता आहिस्ता
ज्यादा जी यूज सर, हो जाएगा, हाँ या ना। ऐसे ऐसे ही है सर। तो मतलब ये है कि फिर एसेट की डेप्रिसिएशन तो शुरू वाले सालों में कम और आइंदा सालों में ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन ऐसे ही ऐसा है नहीं है क्योंकि एग्जैक्टली मेजर नहीं कर पा रहे, तो आपने कहा एवरेज कर लें, दफा कराएं। सर। ठीक। कुछ क्वेश्चन में देखा है कि सर, मेरे दोस्त पहले मेरी सुन ले, फिर आप मैं बात कंप्लीट कर। सर कर लें। दूसरा तरीकाकार है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। जी सर। उसमें शुरू वाले सालों में भी मैंने आपके सामने कैलकुलेट किया, ज़्यादा डेप्रिसिएशन और बाद वाले सालों में कम है। ये भी जी सर। प्रैक्टिकल से रिलेट नहीं कर रहा। एसेट का यूज़ तो प्रैक्टिकली इससे ऑपोजिट है कि शुरू वाले सालों में कम है और बाद वाले सालों में ज़्यादा है। लेकिन जी सर। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड कह रहा है कि शुरू वाले सालों में डेप्रिसिएशन ज़्यादा होगी और आइंदा वाले में कम। तो इसकी रीज़न क्या है कि जो आपके पास टेक्नोलॉजी बेस एसेट्स होते हैं, जिसमें टेक्नोलॉजी की इन्वॉल्वमेंट होती है, उसमें जैसे ही नई टेक्नोलॉजी आती है तो बड़ा हिट पड़ती है, तो इसलिए आमतौर पे टेक्नोलॉजी बेस एसेट्स में ये डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड ऑप्ट किया जाता है, बिकॉज टेक्नोलॉजी चेंज होने से एडवांस वैल्यू में बहुत ज़्यादा कमी आ जाएगी। अब आपको समझ आए हैं दोनों मेथड्स? जी सर, मेथड समझ आ गया सर। मैं कह रहा हूँ कुछ क्वेश्चन में उन्होंने दिया होता है, जैसे पहले साल अगर बिल फर्ज पहले 2 साल 20% और अगले 3 साल 12%, इस तरह भी कुछ क्वेश्चन में होता जी है। चलें, वो दिया हो तो अगेन वो एग्जैक्ट नहीं है, फिर ये जहन नशीन कर लें, वो जी सर। अप्रॉक्सीमेशन ही है। ठीक है जी। जी सर। जी चलें, सर, ठीक है, अब थैंक यू सर। एवरेज निकालने का तरीकाकार मैं, जो कि उस पर वो मैथमेटिकल साइन मैं बना नहीं पाऊंगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये आपने पढ़ा होगा, सुमेशन x ओवर n, अगर याद है तो। जी सर। ये एवरेज निकालने का तरीकाकार होता है, मीन या एवरेज। यस नो जी सर। बता दे। यस सर। चले, ये एवरेज निकालने का तरीकाकार है अनग्रुप डेटा के अंदर, और अगर आपका ग्रुप डेटा हो भाई तो उसमें आप एवरेज किस तरह से निकालते हैं, इफ़ यू रिमेंबर, तो समीशन एफ एक्स, ये एफ इंटू एक्स होता है, एक्स वैल्यूज और एफ को मल्टीप्लाई करके और डिवाइड कर दिया जाता है समीशन एफ के साथ। ये पता है आपको या नहीं पता? जी सर, पता। जी बता दें, पता है कि नहीं पता? जी सर। जी। एनीवन अगर कोई जवाब दे सके तो। जी पता है जनाब? जी सर। चलें, तो मैं जो बात बताना चाह रहा हूँ, ये असल में ये जो मैंने इनसर्कल किया है, ये है फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस ऑफ एक्स वैल्यू डिवाइडेड बाय समेशन एफ। अगर करेंगे तो टेक्निकली ये जो चीज़ है ये रिलेट करती है प्रोबेबिलिटी को। किसको डिनोट करती है जनाब? प्रोबेबिलिटी को। सो अगर आप एवरेज निकालना चाहते हैं तो आपके पास जो एक्स वैल्यूज़ मौजूद हैं उनको अगर आप प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दें और उनका सम कर लें, तो ये आपके पास जो चीज़ निकलेगी, दिस इज़ कॉल्ड एज एवरेज। एवरेज या वेटेड एवरेज भी इसको कहा जाता है। जी समझ आ रही है बात या नहीं? अगर रिस्पॉन्स कर दें, जिनको आवाज़ जिनके लिए खुली हुई है वो जवाब दे दें। जी ओके जी। सर अगर एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन कर दें तो। जी मैं एग्जांपल के ज़रिए बताता हूँ, लेकिन अगर आप ने ये बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ा हुआ है तो फिर बड़ा आसान है मेरे लिए भी और आपके लिए भी। एनीवेज देखें, आपने अब चूँकि अगर बेसिक मैथ ही नहीं पढ़ा तो उस पर मेरा ज़रा मुश्किल होगा मेरे लिए। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ, अगर आपसे कहा जाए कि आप एक क्लासरूम इन्वायरमेंट में बैठे हुए हैं और क्लास में 10 लोग मौजूद हैं, ये मैं उनका सीरियल नंबर लिख रहा हूँ और जी, और वो 10 के 10 लोग जो हैं उनकी डिफरेंट एजेस हैं। हो सकती है एज या नहीं हो सकती? अब ये मैंने जो 1 2 3 लिखा है, ये स्टूडेंट नंबर कर लें। ये स्टूडेंट 1, उसका कोई ना कोई नाम होगा। 5 फॉर एग्जांपल एज 25 ईयर्स है। कई ऐसे भी हैं जो बुज़ुर्ग लोग भी होते हैं, 36 45 29 26 36 29 25 36। समझ आ रही है बात या नहीं जी? यस सर। अच्छा जी, अगर चलें 10वां भी कर लेते हैं, और अनदर वन इज ओके 45 इज अ फेट। अगर कहा जाए कि एवरेज निकालना है तो एवरेज निकालने का तरीकाकार क्या होगा? एवरेज एज निकालें जो क्लास की है, तो जो टोटल बनता है समीशन एक्स, ये सम ऑफ एक्स है,
इसको डिवाइड कर दिया जाए n से, तो n क्या हमारा 332/10 कर देंगे तो हमारे पास 33.2 एवरेज एज आ जाएगी। ये समझ आती है बात या नहीं आती? राइट सर। जी। और इसी तरीके से हम ये जो डेटा हमने यहाँ पे लिखा है इसे हम डेटा कह रहे हैं, इसको हम ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। अब ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे तो देखिए कई ऐसे लोग हैं जिनकी एज 25 है, कई ऐसे लोग हैं जिनकी एज 29 है, कई ऐसे लोग हैं जिनकी एज 45 है, एक से ज़्यादा। तो अगर मैं यहाँ पे 25 पहले लिखूँ, ये एज ही लिख रहा हूँ, एज, और इसके सामने मैं फ्रीक्वेंसी लिखता हूँ, फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस। कितनी 25 कितनी दफ़ा एज हमारे डाटा में 25 अकर हो रही है, 1 है और ये 2 है, तो 2 टाइम्स फ्रीक्वेंसी है अकरेंस ऑफ एज 25 आपके डाटा में। 25 के बाद आपकी एज जो है वो सीक्वेंस में लिखते हैं, 26 आ रही है, तो 26 एज के कितने लोग आपकी क्लास में मौजूद हैं? एक ही है, तो हम यहाँ पे 1 लिख देते हैं। 26 के बाद आपके पास जो सीक्वेंस में एज आ रही है वो 29 है, और 29 एज के लोग अगर आप डाटा में देखें 1 2, तो 2 लोग ऐसे हैं जिनकी 29 एज है। सो 29 के बाद जो आपके पास नंबर आ रहा है वो 36 का है। 36 एज वाले जो लोग हैं 1 2 एंड 3 लोग ऐसे हैं जनाब जिनकी एज 36 है, और 35 के बाद एज आ रही है आपके पास 45, और 45 वाले 2 लोग हैं। तो अगर आप इन सब का सम करें तो ये 10 ही बनता है कि आपके 10 है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। उन तमाम को आपने ग्रुप्स में बांट दिया है। 25 लोग हैं 2 की एज वाले, 2 लोग हैं 25 एज वाले, 1 लोग हैं 26 एज वाले, 2 लोग हैं 29 वाले, 3 36 वाले। अगर हम एवरेज निकालना चाहें ऐसी सूरत हाल में तो इसको टेक्निकली हम x का नाम दे रहे होते हैं और ये फ्रीक्वेंसी को f के से डिनोट किया जा रहा होता है। अगर एवरेज निकालनी है तो ये सारे को अलग-अलग सम करने की बजाय, ये तो छोटा सा मैंने बनाया ना, जो प्रैक्टिकली डेटा एनालिसिस होते हैं उसमें तो लाखों फिगर्स हो सकती हैं, तो हम f फ्रीक्वेंसी को जो है वो मल्टीप्लाई करते हैं चांस ऑफ अकरेंस से। तो 25 मल्टीप्लाइड बाय 2, इन सब को मल्टीप्लाई करके सम कर लेते हैं। ये जो सम निकला है वो फॉर्मूला मैंने क्या लिखा था, सम जो निकाला है आपने एफ एक्स का, मैं सम लिख देता हूँ, सम ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ। तो सम ऑफ एफ एक्स आपके पास 332 है, डिवाइडेड बाय 10, अगेन जो आंसर निकालेंगे वो 33.2 निकलेगा। ये बात समझ आती है या नहीं आती? राइट सर। ठीक है, तो मैं अब आपके सामने अगला सिनेरियो रख रहा हूँ। वो ये है कि ये जो फ्रीक्वेंसी है इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ f डिवाइडेड बाय सम एफ एक्स, ये f इंटू एक्स है, यानी ऐसे लिखा जा रहा है f इंटू एक्स। तो मैं इसको जी ऐसे भी लिख सकता हूँ कि मैं सम करना है, मैंने किसका सम करना है, मैंने वहाँ पे लिख के दिखाया था f मल्टीप्लाइड बाय f डिवाइडेड बाय सम फ्रीक्वेंसी का सम, और इसको मल्टीप्लाई कर लिया जाए x के साथ, तो वही मैथमेटिकली वही चीज़ बनेगी। तो ये मैथमेटिकल तरीकाकार बता रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि अगर हम ये वाली चीज़ जो है, जो फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस है इस इवेंट की, इसको डिवाइड कर लें इसके साथ, तो ये हमारी वैल्यूज़ निकलना शुरू हो जाएंगी। ये टेक्निकली जी, तो ये जो मैंने आपके सामने निकाला, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। इनफैक्ट ये प्रोबेबिलिटी ही होता है। प्रोबेबिलिटी से मुराद चांस ऑफ अकरेंस ऑफ दैट इवेंट है। ये चांस ऑफ अकरेंस 2 आउट ऑफ 10 था, तो ये प्रोबेबिलिटी इसकी 0.2 बन रही है। सो अगर हम इस प्रोबेबिलिटी और x को मल्टीप्लाई कर लें और सम कर लें तो ये हमारा एवरेज ही बनेगा। 25 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी, ये सब को मल्टीप्लाई करने के बाद अगर यहाँ पे सम कर लें तो अगेन देखेंगे कि वही 33.2 बनता है। बात समझ आई है या नहीं आई जी?
राइट सर। सो मैं आपके सामने यही सिनेरियो यहाँ पे पहले रख रहा था कि अगर इसी तरह से हमें ये लगता है कि कभी ये कैश फ्लो मिलेगा, कभी लगते हैं कि ये मिलेगा, तो वट एवर इज़ देयर एक्सपेक्टेशन प्रोबेबिलिटी, हम इन कैश फ्लोज को उनकी एक्सपेक्टेशन से मल्टीप्लाई करेंगे, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू कहते हैं इसको, और इसका जब सम करेंगे, सम ऑफ दीज, ये एक्स वैल्यूज़ हैं, ये प्रोबेबिलिटी है, मल्टीप्लाई करके जब सम करेंगे तो ये एक्सपेक्टेड वैल्यू है, यानी ऑन एवरेज, वेटेड एवरेज, ऑन एवरेज हमें 50,500 ईयर वन के अंदर कैश फ्लो एक्सपेक्टेड है, 54,160 एक्सपेक्टेड टू सेकेंड ईयर में। इनमें से किसी एक को बेस नहीं बनाएंगे, बल्कि हम तमाम की एक्सपेक्टेड वैल्यू एवरेज को बेस बनाएंगे। सो पहले हम ये एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे और फिर उसकी बुनियाद पे प्रेजेंट वैल्यूज़ निकालेंगे और एनपीवी वगैरह कैलकुलेट करेंगे। आई होप बात समझ आई होगी। जी मानूर, आप सवाल पूछें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर ये जो प्रोबेबिलिटी है जिस तरह पे आपने नीचे एग्जांपल के साथ कैलकुलेट किया है, सर ये प्रोबेबिलिटी हम कैलकुलेट करेंगे या हमें पहले इससे क्वेश्चन में गिवन होगी? ये हमें दी होगी, मैं तो सिर्फ समझाया कि वो ड्राइव कैसे हो रही होती है, उसके पीछे जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, मैंने सिर्फ वो समझाने के लिए आपके सामने किया है। जी सर, वो स्टैट्स में वो आती हैं सर। जी बिल्कुल ठीक है। ये देखिए एक क्वेश्चन आपके पेपर्स में जो हैंड आउट भेजा हुआ था उसमें से उठाया है। नेशनल पैकेजेस लिमिटेड हैज टू डिसाइड बिटवीन टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट। Each project costs 77,50,000 and has an expected life of 3 years. Annual net cash flow from each project begin 1 year after the initial investment is made and have following probability distributions. ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। अब जो ईयर 1 हर साल में जो कैश फ्लो मिलने हैं वो नहीं बताए, वो तमाम सालों के एक जितने ही हैं, लेकिन वो मिलने कितने हैं, 20% चांस है, यानी 0.2 प्रॉबिलिटी है कि 7,000 लाख यानी 7 मिलियन है, और 7.75 मिलियन है, 8.5 मिलियन है, ये चांसेस दिए हुए हैं। इसी तरह प्रोजेक्ट बी के चांसेस दिए हुए हैं। NPL has decided to evaluate more risky project at 12% rate of return and less risky project at 10% rate of return. ये तो बाद की बात है। हम अगर पहले एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ कैश फ्लो निकालेंगे प्रोजेक्ट ए के लिए, अगर कैलकुलेट करना चाहें तो पहले कैश फ्लो लिखेंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी लिखेंगे और मल्टीप्लाई करके हम वैल्यू पहले निकालेंगे जो एक्सपेक्टेड कैश फ्लो है, और उस एक्सपेक्टेड कैश फ्लो की बुनियाद पे फिर हम ये नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। सो कैश फ्लो 7 मिलियन है, तो हम जी 750 और 8500। प्रोबेबिलिटी क्या है हमारी, 0.2, 0.6, 10.2। अब ये ज़रूरी नहीं है कि हर प्रोजेक्ट की प्रोबेबिलिटी सेम हो, यहाँ पर उन्होंने सेम ही बताई हुई है। जी सदाम साहब, आप अपना सवाल कर लें। जी सदाम साहब, जी बोलिएगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जैसे ये कैश फ्लोस अगर नहीं बताए गए होते तो उसको कैसे डिटरमाइन करेंगे? मतलब मल्टीपल्स है ना ये कैश फ्लोस। सॉरी, सवाल क्या है, जरा क्लैरिफाई करें। मतलब कैश फ्लोज जैसे 7 मिलियन है, 7.57 है, मतलब 3 किस्म के कैश फ्लोज है ना जी। तो कैलकुलेशन में तो हम एक ही फाइंड आउट करेंगे भाई वही तो एक कैलकुलेट कर रहे हैं, यही तो अभी सारी हमने राम कथा सुनाई है आपको। यही तो हम कह रहे हैं कि हमें एक कैश फ्लो चाहिए ना, तो इस एक कैश फ्लो को फाइंड करने के लिए हमें एवरेज कैलकुलेट करना पड़ेगा, और ये वेटेड एवरेज है, प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे भाई, और ये जो कैश फ्लो है एनुअल, ये हमारे लिए काम करेगा। फिर नहीं सर, ये जो 3 अभी दिए हुए हैं क्वेश्चन में उन्होंने दिए हुए हैं, अगर हम एक्चुअल ये कैलकुलेट करना हो तो ये कैसे कैलकुलेट करते हैं? हाँ जी। अच्छा, तो ये जो अभी हमने सारे पिछले वीक में सवाल किए, जो अभी भी एक सवाल मैंने किया था, मैं दोबारा शेयर कर देता हूँ। ये वो वाला तो सर एक फिगर आती है ना हमारे पास। ला हौला वला कुव्वत, एक आ गई भाई। हाँ जी। ये कहाँ से आई है, चले बताएं।
ये तो सर हमने कभी अभी कैलकुलेट किया ना, ये सारे ऊपर जो ये ना, ये सारा कैलकुलेट किया। अब कोई सियाना बंदा आपको समझाने बैठेगा कि भाई ये 4,93,000 कैसे आता है, आपसे सवाल जवाब करना शुरू कर दे, आप कहेंगे इतनी सेविंग होगी, और अगला सवाल ये है अगर फर्ज कर लें इतनी सेविंग ना होगी तो फिर क्या करोगे, तो क्या जवाब देंगे? सोच में पड़ेंगे या नहीं पड़ेंगे? हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल जी, तो आप सोच में पड़ेंगे तो आप जस्टिफाई करेंगे, वो आपसे रीज़न मांगेगा, आप कहेंगे अच्छा चलो ठीक है, लेकिन मुझे लगता ये है, मेरा एक्सपीरियंस ये बताता है, मेरे प्रैक्टिकल सर्कमस्टांसेस ये बताते हैं कि 4,93,000 अगर आइडियली हर सूरत में ये ना हो, लेकिन 80% चांस फिर भी ये है कि ये हो जाएगा। हाँ या ना बोलें? बिल्कुल ठीक है सर। तो ये आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बताएगा, मैंने तो नहीं बताना आपको। ठीक है, यही मैं जानना चाह रहा था कि ये मतलब अज्यूमिंग फिगर्स ही होती हैं। नहीं, अभी तो सवाल है ना भाई, अभी तो जी, जी। सवाल है, अब सवाल पे कहाँ से आपको वो कैलकुलेट करना बताएंगे? तो ठीक ये है। अगर आपको तो प्रोबेबिलिटी ही बताई जा सकती है ना, कि फर्ज कर लें ये कैश फ्लो है और उसके अकर होने की हमें ये प्रोबेबिलिटी नजर आ रही है, तो व्हाट वी शुड डू, हम क्या करेंगे उसकी बुनियाद पर एक्सपेक्टेड निकालेंगे। और अगर हम ये कह रहे हैं नहीं हमें पूरा यकीन है कि 7 मिलियन ही होगा, तो फिर काहे का एक्सपेक्टेड, फिर तो उसकी प्रोबेबिलिटी 100% है, और अगर 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही 7 मिलियन ही बच जाएगा आपके पास। समझ आ गई बात या नहीं? बिल्कुल ठीक है सर, सही सर। चलें, अब अगर प्रोजेक्ट बी के लिए कैलकुलेट करना है तो प्रोजेक्ट बी के क्या कैश फ्लोज हैं आपके पास? पहले साल में ज़ीरो है जी, ओ सॉरी, ज़ीरो होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 20% है, और 7,750 मिलने की और 19,000 मिलने की प्रोबेबिलिटी है, 19 लाख मिलने की। ये एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज बने हैं। अब ये एक्सपेक्टेड कैश फ्लो है, प्रोजेक्ट लाइफ 3 साल बताई हुई है, अगर आप ईयर बाय ईयर लिख लें 1 2 3 और 0, ईयर 0 जी। तो जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो 7,750,000 है। पहले प्रोजेक्ट का जो एक्सपेक्टेड कैश फ्लो है ये इनफ्लो है, और बाकी जो इनिशियल है वो आउटफ्लो है। हर साल इतना ही मिल रहा है, और आपको प्रेजेंट वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। तो प्रेजेंट वैल्यूज कैलकुलेट करने के लिए आपको सिर्फ फैक्टर से मल्टीप्लाई करना होगा। व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ नेट एनुअल कैश फ्लो फ्रॉम ईच प्रोजेक्ट? तो ये एक्सपेक्टेड वैल्यू है जिसे एक्सपेक्टेड कैश फ्लो मैंने लिखा है। व्हाट इज़ द रिस्क एडजस्टेड एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट? अगर आप एनपीवी निकालना चाहते हैं तो एनपीएल हैज़ डिसाइडेड टू इवैल्यूएट मोर रिस्की प्रोजेक्ट एट 12% और लेस रिस्की जो हैं वो 10% पे इवैल्यूएट किए जाते हैं। सो आपको रिस्कीनेस अगर देखनी है तो रिस्कीनेस देखने के लिए आमतौर पर स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट की जाती है। वो यहाँ पे जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, मैं जनरली आपको बता रहा हूँ रिस्की कौन सा होता है और जो लेस रिस्की है वो कौन सा होता है। सो अगर आपके पास ये कैश फ्लोज आ गए हैं तो आप एनपीवी निकाल सकते हैं, और सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लेना है 12% और 10% पर, अकॉर्डिंगली आप डिसाइड कर सकते हैं। आई होप बात समझ आई है जी। एक्सक्यूज मी सर। जी तो ये जो हमने एवरेज कैश फ्लो एक्सपेक्टेड फाइंड की है वो फिर हम उसको कॉमन लेते हैं थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द ये प्रोजेक्ट? जरूरी नहीं है, जैसे मैंने अभी आपके सामने ये क्वेश्चन शेयर किया था ना, जो मैंने आपके सामने सिनेरियो रखा था वो तो ये था कि हर साल के कैश फ्लोज डिफरेंट है, हर साल की प्रोबेबिलिटी भी डिफरेंट है। वो तो चूंकि एग्जाम का सिनेरियो बना हुआ है ना, देखिए वो असल में जब पेपर में सवाल आता है तो सवाल को देखा जाता है कि कितना वो मार्क्स एलोकेट किए जा रहे हैं, उसी हिसाब से सवाल भी बिल्ड किया जा रहा होता है। तो इसमें कोई इतना ख़ास लंबी चौड़ी कैलकुलेशन चूंकि नहीं है, तो ये टोटल 9 से 10 नंबर का सवाल है, इसीलिए सिंपलिसिटी के लिए उन्होंने एक ही कैश फ्लो एस्टिमेट किया है, और प्रैक्टिकली इट माइट बी डिफरेंट, ये डिफरेंट हो ओके, सकता ठीक हो गया सर, है। ठीक हो गया, थैंक यू सर। Like this is another question. इसमें अगर आप देखें, 5 Star Limited as a pharmaceutical company is going to launch a new syrup which would be sold over the counter without prescription. To develop the syrup and to market the on it regional basis, it will cost 36 million over next 2 years, rupees 18 million in each year. 36 मिलियन लगेगा अभी, और नेक्स्ट 2 years के अंदर 18 मिलियन भी लगेगा। Other projections are given below. Expected cash inflows associated with the project are year 3 to 8 are 3 million, 6 million,
क्योंकि पहले 2 साल तो पैसे लग रहे हैं, उसके बाद पैसे आने शुरू हो रहे हैं 3, 6, 12, 9 और 3 मिलियन। If the project is successful at the end of year 5, company will have the option to invest additionally 30 million to secure country's market. अभी again probability of the success 0.6% है, तो ये probability की बुनियाद पे हम उस success होने की बुनियाद पे हम उस टाइम पे जाके evaluate करेंगे। ये असल में रियल ऑप्शन से रेलेवेंट क्वेश्चन है। मैं सिर्फ ये समझा रहा हूँ कि डिफरेंट सिनेरियोज के अंदर प्रोबेबिलिटी का यूज होता है। आपके सिलेबस में सिर्फ 2 सीओ से रेलेवेंट यूज है, कैश फ्लोज को अगर एक्सपेक्टेड वैल्यूज में कन्वर्ट करना हो या आपका जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उसको हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू में कन्वर्ट करना हो, उसको उसके लिए ये यूज किया जाता है। ये आपके पेपर से एक सवाल है। फाइनल डिसीजन टू एक्सेप्ट अ प्रोजेक्ट or reject a project is taken by the MD, Managing Director of XYZ Limited. For decision making, he solely depends on the opinion of his technical, finance and logistic manager. And खुद से डिसाइड नहीं करता, अब इन तीनों बंदों की राय को वेटेज देता है। He assigned 20% weightage, he assigned 50% weightage to manager technical, 30% to the opinion of manager finance, 20% to the opinion of manager logistics. Managers evaluate projects on the basis of net present value method. The firm operate in a low risk category and divide its various projects into 3 categories. Class A, where risk is below average and required rate of return is 10%. जब below average होगा A class में तो उस पे cost of capital 10% होगा. Class B, where risk is average for the industry and required rate of return is 13%. Class C, where risk is above average and required rate of return is 16%. तो अगर above average C कैटेगरी में होगा तो 16% होगा। A project requiring an initial investment of 20 million with expected cash flows of 12 million respectively. तो expected cash flows खुद से बताए हुए हैं, receivable after 1 year, 110 million after 2 years and 4 million after 3 years. इस रैंक, ये एक प्रोजेक्ट है जिसको रैंक किया है कैटेगरी ए बी सी में बाय मैनेजर लॉजिस्टिक, मैनेजर फाइनेंस और मैनेजर टेक्निकल। तो यहाँ पे लिख दिया है ए कैटेगरी में रैंक किया है मैनेजर लॉजिस्टिक्स ने, बी कैटेगरी में रैंक किया है फाइनेंस वाले ने और सी में रैंक किया है टेक्निकल वाले ने। इन्होंने जिस रैंक किया है उनकी राय को अहमियत जो दे रहा था वो 50% वेटेज मैनेजर टेक्निकल की राय को मिल रहा था, जिसके सामने 50% लिख दिया है, और 30% ओपिनियन ऑफ मैनेजर फाइनेंस, तो फाइनेंस के लिए 30% और लॉजिस्टिक्स वाले के लिए 20%। अब जो तीनों ने ए बी सी में लिखा है तो ए कैटेगरी का जो डिस्काउंट रेट है वो 10% है, बी कैटेगरी का जो डिस्काउंट रेट है वो 13% है, सी का 16% है। हमने तो इस प्रोजेक्ट की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, एनपीवी निकालनी है कि 20 मिलियन इनिशियली लगेगा और 12 मिलियन, 10 मिलियन, 4 मिलियन आने वाले सालों में मिलेगा। हमने अगर एनपीवी निकालनी है तो हमें तो कोई एक रेट चाहिए। एक रेट कैलकुलेट करने के लिए वही जो प्रोबेबिलिटी या वेटेज वाला तरीकाकार है उसको फॉलो कर रहे हैं। डिस्काउंट रेट 10 होगा लेकिन इसकी वेटेज 20% है, डिस्काउंट रेट 13 होगा, इसकी वजह चुकी ये फाइनेंस वाला बंदा कह रहा है कि इस कैटेगरी में करें और इस कैटेगरी में 13% रेट होगा और इसकी वेटेज 30% है, ये 16 कह रहा है और वेटेज 50% है। तो अगर हम मल्टीप्लाई करके सम कर लें तो उसी तरह से एक्सपेक्टेड एवरेज रेट निकल आएगा हमारे पास 13.9%। तो इन कैश फ्लोज को हम ना तो 10, ना 13, ना 16 पे डिस्काउंट करेंगे बल्कि हम 13.9% का फैक्टर निकालेंगे, उससे मल्टीप्लाई करके डिस्काउंट करते हुए ये नेट प्रेजेंट वैल्यू निकलती है और ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, माइनस करते तो नेट प्रेजेंट वैल्यू निकल आएगी। आई होप बात समझ आई होगी। सर ये बैकग्राउंड से आवाजें आ रही हैं किसी किस्म की। जी अब तो नहीं आ रही, किसी का माइक खुला था मैंने बंद कर दिया। जी आसिफ साहब बोलें, आप सवाल पूछें। जी आसिफ साहब आपने हैंड रेज किया, यू वांट टू आस्क समथिंग। अच्छा जी ऐसे ही शौकिया किया जी। एनीवन एल्स? जी आसिफ साहब सवाल करना है तो कर लें भाई। ओके नबीला आपको समझ आ गई?
सर जस्ट टू बी क्लियर, प्रोबेबिलिटी को इधर हम जो रेट है उसके लिए भी यूज कर सकते हैं, एवरेज रेट, या कैश फ्लोज के लिए भी यूज कर सकते हैं? वी आर गिवन विद द ओपिनियन। जी आसिफ साहब आप कह रहे हैं आवाज़ नहीं आ रही। जी बिल्कुल हमें आपकी आवाज़ नहीं आ रही, थैंक यू। अच्छा जी, तो देखिए हमने जिक्र किया कि अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू कैश फ्लोज हमें डाउटेड हैं, कभी क्या लगते हैं, कभी क्या लगते हैं, कभी क्या लगते हैं, तो जब तक वो सर्टन नहीं होंगे हम उनको सर्टनिटी इक्वलेंट प्रोबेबिलिटी को कहते हैं, वो सर्टनिटी में लाके हम एवरेज में लाके फिर उसकी एनपीवी कैलकुलेट करें। तो लाइक वाइज अगर हमें ये चांसेस लगते हैं कि डिस्काउंट रेट जो हमें फेस करना पड़ सकता है वो हो सकता है 10% हो सकता है 13% हो सकता है 16% हो, बट हम 10, 13, 16 पे तो डिस्काउंट नहीं करेंगे ना, हम किसी एक रेट पे डिस्काउंट करेंगे। सो अगेन उसी प्रोबेबिलिटी मैकेनिज्म को यूज करते हुए हमने एक एवरेज एक्सपेक्टेड रेट लिया और उसकी बुनियाद पर डिस्काउंट किया। राइट, ठीक हो गया सर, थैंक यू सर। सर प्रोबेबिलिटी का पार्ट इसमें इतना ही है ना, मतलब इससे एडवांस जी में तो बस नहीं जाएंगे? इतना ही है। आपको ये पता होना चाहिए इसकी जो मज़ीद डेप्थ है, डिटेल है, ये आपके जो अगले कोर्सेज हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अकाउंटिंग और इसके अलावा स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसमें ये अभी ख़त्म नहीं हुई ये चीज़, इसकी ज़्यादा डिटेल वहाँ पे है। लेकिन आपके सिलेबस के रेलेवेंट आपको प्रोबेबिलिटी का यूजेज इन कैलकुलेटिंग एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज, इन कैलकुलेटिंग एक्सपेक्टेड जो डिस्काउंट रेट है वो पता होना चाहिए, ताकि अकॉर्डिंगली आप इन चीज़ों को फिर कैलकुलेट कर सकें। आई होप बात समझ आई होगी। जी राइट सर, राइट, थैंक यू। सो लास्ट डे वी हैव डिस्कस्ड वन मोर थिंग कि अगर हमारी प्रोजेक्ट की जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो बराबर नहीं है। अच्छा एक तो कल बल्कि ये भी बात पूछी गई थी कि अगर हम यूज़ करना चाहें एनपीवी या आईआरआर या डिस्काउंट, वो जो आपका पे बैक पीरियड है, विच मेथड इज़ प्रेफरेबल। तो भाई ये बात ज़हन नशीन कर लें कि अब तक जितने मेथड डिस्कस हुए इन तमाम मेथड्स में से जो बेस्ट मेथड प्रैक्टिशनर्स और ऑथर्स कंसिडर करते हैं वो नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड है। ये सबसे वाइडली यूज्ड है। इस मेथड के अंदर जो जो एजम्पशंस हैं और जो आईआरआर में एजम्पशंस हैं उन दोनों के अंदर वैलिडिटी ऑफ एजम्पशंस का फ़र्क है, इसलिए ज़्यादा प्रेफरेबल प्रैक्टिशनर्स की जानिब से जो मेथड होता है वो नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड होता है। आई होप ये चीज़ ज़हन में रहेगी। अब व्हाट नेक्स्ट के नेट प्रेजेंट वैल्यू का जो डिसीजन क्राइटेरिया आपने बनाया हुआ है कि हायर द एनपीवी मोर अट्रैक्टिव विल बी द प्रोजेक्ट। इफ कैश इज लिमिटेड, आपके पास पैसे कम हैं, आपने कम पैसों की बुनियाद पर अगर डिसाइड करना है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ऑप्शंस हैं यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, ऑफन प्रोजेक्ट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, managers often must choose between various positive NPV projects due to limited resources। लेकिन आप अगर हायर एनपीवी वाले प्रोजेक्ट को चूज करेंगे तो ये अप्रोप्रिएट इसलिए नहीं होगा। ये तब तक मेथड वैलिड रहेगा जब इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपकी कॉमन हो। अगर इनिशियल इन्वेस्टमेंट में डिफरेंस है देन यू विल बी गोइंग टू यूज द प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। ये इनफैक्ट उसी एनपीवी का मॉडिफाइड वर्जन ही है कि जो प्रेजेंट वैल्यूज निकालनी है आपने उस कैश फ्लोज की, उनको डिवाइड कर लें इनिशियल इन्वेस्टमेंट से, तो यू विल गेट जो प्रोजेक्ट का प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, और उस प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स की बुनियाद पे डिसाइड करेंगे। ये बात जहन में रहेगी जी। सर एनपीवी को हम प्रेफर करेंगे इफ द इनिशियल आउटफ्लो इज द सेम फॉर ऑल द प्रोजेक्ट्स, राइट? एनपीवी ही हमेशा प्रेफर होगा। अब सिर्फ उसके प्रेफर ना करने की बातें आनी शुरू हो गई, उनके मॉडिफाइड वर्जन यूज होंगे। यानी अगर पूछा जाए कि हमारा पे बैक पीरियड बेहतर है, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न बेहतर है, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड बेहतर है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न वाला मेथड बेहतर है, इन सब में से जो बेस्ट मेथड है, इन सब में से जो बेस्ट मेथड है वो नेट प्रेजेंट वैल्यू है। यहाँ तक बात समझ आ गई? राइट सर। ओके, अब अगला सवाल ये है कि नेट प्रेजेंट वैल्यू बेहतर है, एक जगह पे जाके प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ गया कि अगर हम ये देख रहे हैं कि प्रोजेक्ट की एनपीवी ये 20,754 निकल रही है जबकि इसकी 18,000 निकल रही है,
लेकिन अगर हम इस प्रोजेक्ट को ऑप्ट करते हैं तो ये सेंसिबली बात ये है कि 20,574 रुपए की एनपीवी मिल रही है हमें 90,000 रुपए लगा के, जबकि 18,000 की एनपीवी मिल रही है हमें 40,000 रुपए लगा के। अब अकल का तकाजा ये है, बजाय इसके कि हम बी की तरफ जाएं, हम 40-40 वाले अगर एक ही दो प्रोजेक्ट ले लें तो टेक्निकली हमें 36,000 प्लस एनपीवी मिल सकती है। तो अगर आप सिर्फ एब्सोलूट वैल्यू की बेस पे एनपीवी में डिसाइड कर देंगे तो वो तब तक चलता रहेगा जब तक प्रोजेक्ट की इन्वेस्टमेंट्स कॉमन हो। अगर इन्वेस्टमेंट कॉमन ना हो तो फिर एब्सोलूट एनपीवी की बेस पे डिसाइड करने की बजाय रिलेटिव मेजर यूज करें। और रिलेटिव मेजर क्या है कि जितनी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट कैश फ्लोज है उसको इनिशियल इन्वेस्टमेंट से डिवाइड करें तो आपके सामने प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकलेगा। ये निकला उसी एनपीवी मेथड से ही है, लेकिन हम उसको एनपीवी को इसलिए आइडियल यहाँ पे कंसिडर नहीं कर रहे। रीजन क्या है हमारे सामने कि इनिशियल आउटफ्लोज जो हैं वो डिफर कर रहे हैं। बात समझ आ रही है जी? यस सर। तो ये मेथड की आइडियल होने में अभी तक कोई फर्क नहीं पड़ा, सिर्फ उसका मॉडिफाइड वर्जन डेवलप हुआ। क्यों डेवलप हुआ? प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स को यूज करने के लिए कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट सेम नहीं, अगर सेम होती तो फिर तो वही मेथड आइडियल रहता। जी समझ पा रहे हैं बात? यस सर। चलें, ये प्रॉफिटेबिलिटी आप इंडेक्स करें, इसका कैलकुलेट करें, आपको थोड़ा प्रैक्टिकल करने से समझ आ जाएगी। मैं 2-3 मिनट के लिए ज़रा ब्रेक पे हूँ, आप उतनी देर सॉल्व।
जी आई होप कर लिया है जी आप लोगों ने। अच्छा सर, एक क्वेश्चन था। जी जी, आप किस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर रहे हैं जनाब, अगर इसकी बुनियाद पे करेंगे डिसाइड तो? सर सर इसमें प्रोजेक्ट ए करेंगे। जी दैट्स राइट जी। क्या कहना चाह रहे हैं जनाब? सर मैं कह रहा हूँ कि अगर कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं, मसलन उनका अगर जो है नेट प्रेजेंट वैल्यू लो है बिलफर्स, तो मसलन उनको एक्सेप्ट किया जा सकता है कि उनके फ्यूचर एडवांटेजेस देखते हुए। फ्यूचर एडवांटेजेस देखते हुए से क्या मुराद है? मसलन सर देखें, अगर हाईली कंपेटिटिव इन्वायरमेंट है आजकल, जैसे मसलन किसी मार्केट जी में अगर जी उसमें जी सर अगर एक प्रोजेक्ट है बिलफर्ज, उसमें अगर चाहती है कंपनी के कुछ पास एंटर हो जाए, अभी अभी कैश फ्लो इतने प्रॉफिट्स पे फोकस ना करे 3-4 साल तक, अगर उसके बाद अगर जी, देख वो तो कंपनी की मर्जी है। जी हमने सर। बेसिक क्राइटेरिया आपसे शेयर किया था कि ज़ीरो या पॉजिटिव एनपीवी है तो आप प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर सकते हैं। याद आ रही है बात? जी सर, ये तो यार इसका मतलब ये है कि ज़ीरो भी होगा तो हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, ये तो कंपनी की अपनी मर्जी है, नंबर जी वन। सर। लेकिन हमेशा आपको जब शॉर्ट टर्म भी डिसीजन मेकिंग पढ़ाई थी ना, तो एक बात बताई थी कि स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा डिसीजन का क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है। जी सर। हमने पहले क्वालिटेटिव एनालिसिस किया और पता लगा कि ज़ीरो एनपीवी है या 100 रुपये एनपीवी है। जी सर। अब आपकी मर्जी है, आपकी कंपनी में आपने क्या जनरल क्राइटेरिया ये है, ज़ीरो या पॉजिटिव होगी तो आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो आपका क्राइटेरिया कंपनी का ये है, कम से कम 1 लाख एनपीवी हो तो आप प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करेंगे। तो जी आपकी सर। कंपनी हो सकता है उसको एक्सेप्ट ना करे, किसी और कंपनी का क्राइटेरिया ये होगा 10,000 पॉजिटिव एनपीवी हो तो एक्सेप्ट कर लेंगे, वो कंपनी उसको एक्सेप्ट कर लेगी। लेकिन जी इसकी बुनियाद ये है कि जनरल क्राइटेरिया तो चेंज नहीं होगा ना। जी सर। आप अपनी कंपनी के सर्कमस्टांसेस में कोई भी स्पेशल चीज़ें उसके साथ ऐड कर सकते हैं, कोई ऐसी बात, कोई ऐसा मुज़ायका नहीं है। अब यहाँ पे देखें, हायर द पॉजिटिव एनपीवी, यानी जितनी ज़्यादा पॉजिटिव एनपीवी होगी इसका मतलब ये होगा कि आपका प्रोजेक्ट उतना प्रॉफिट देगा आपको। हाँ या ना बोल दें? जी सर। जी अच्छा, जितनी प्रॉफिटेबिलिटी आप बेहतर बनाना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं? बेहतर बनाना चाहते हैं। ओके फाइन। अब जितनी ज़्यादा होगी एनपीवी आपके लिए एक्सेप्टेबल है। अब 10 प्रोजेक्ट हैं, 10 के 10 ऑप्शंस पॉजिटिव एनपीवी वाली हैं। अब उसमें से चूज़ कौन सा करना है वो आपकी मर्ज़ी पे है। अब आप रिकॉल कर लें, इसीलिए ना शुरू में ये सारी चीज़ें बताई थी। देखिए, प्रोजेक्ट्स प्रपोजल्स आती हैं, उनको स्क्रीन किया जाता है और ऑफिसर डिटर्मिन करते हैं कि कौन से ऐसे हैं जिनको फंड किया जा सकता है। अब ये सारे पॉजिटिव एनपीवी वाले सरकार के सामने रख दिए हमने, कंपनी के सामने, मैनेजमेंट के सामने, कि ये पॉजिटिव एनपीवीज हैं, इनकी ये अमाउंट्स हैं, इनको फंड किया जा सकता है। अब ये फैसला कि किसको करना है और किसको नहीं करना, ये किसने डिसाइड करना है? टॉप मैनेजमेंट ने। तो जो जी आपका सवाल था कि क्या ऐसा हो सकता है कि उसकी एनपीवी एट द मोमेंट कम हो एज कम्पेयर टू द अदर प्रोजेक्ट्स, लेकिन इसके बावजूद हम उसको एक्सेप्ट कर लें, तो हाँ, मैनेजमेंट एक्सेप्ट कर सकती है भाई। क्यों एक्सेप्ट कर सकती है? ये 3-4 और पॉइंट्स आपको यहाँ पे शायद इफ़ यू रिमेंबर तो शो किए हों। जो डिसीजंस हैं वो डिपेंड करते हैं आपके पास पैसे कितने हैं, नंबर वन। नंबर टू, उस प्रोजेक्ट का दूसरे प्रपोज प्रोजेक्ट से क्या रिलेशन है। यानी अगर आप उसी तरह का काम ऑलरेडी कर रहे हैं, एक और उस तरह का काम शुरू कर लेंगे, तो ये ज़हन नशीन कर लें कि आपका रिस्क लेवल बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? कि आपने सारे अंडे एक ही बास्केट में डाल लिए हैं। अगर खुदा ना खास्ता 19-20 होता है उस नेचर ऑफ बिजनेस को, तो आपके सारे पैसे, सारे फंड्स क्लैप्स कर जाएंगे। हाँ या ना बोलें? जी सर, ऐसे ही है। तो इस तरह जैसे आप फरमा रहे हैं कि कैसे करेगी कंपनी डिसाइड, तो आगे क्या लिखा है भाई? कंपनी की बेसिक डिसीजन मेकिंग अप्रोच। कंपनी की अपनी अप्रोच क्या है? वो ये कंसिडर करते हैं सिर्फ और सिर्फ एनपीवी को, या एनपीवी के साथ अदर फैक्टर्स को भी अकाउंट फॉर करते हैं? वो प्रोजेक्ट के साथ रिलेशनशिप देखते हैं, दूसरों के साथ क्या है, वो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव देख रहे हैं कि आज इस बिजनेस में कोई नहीं है, हालांकि ये लो एनपीवी दे रहा है एज कम्पेयर टू द अदर बिजनेस। इस तरह के प्रोजेक्ट ऑप कर लेंगे तो हम लीडर होंगे, और लीडर होने के बाद हमारे पास हमेशा के लिए ये एडवांटेज बरकरार रहेगा कि हम पाइनियर हैं, और हम लॉन्ग टर्म में इससे और इस तरह की चीज़ें और डेवलप करके। तो ये आपकी मर्जी है जनाब। जी समझ सर। आ गई बात या नहीं? जी सर। जी अगर तो इसी तरह से एक यहाँ पे स्लाइड्स पे लिखा हुआ, तो वो साहब ने सवाल किया था, लेकिन वो चूँकि शुरू वाले दिनों में उन्होंने कर लिया, तो हमने कहा था जी हम आपको बताएंगे। वो है, कुछ ऐसे होते हैं जिसे इंटेंजिबल बेनिफिट्स कहते हैं, जो अभी नज़र नहीं आ रहे, वो फाइनेंशियली अभी आप एवेल्यूएट नहीं कर पा रहे, लेकिन
कुछ इंटेंजिबल अगर फ़वाइद हो सकते हैं, अगर हम उनको मेजर कर सके मनी टर्म्स के अंदर, तो फिर उनको भी हम अकाउंट फॉर करते हैं फॉर मेकिंग डिसीजन। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इंटेंजिबल बेनिफिट्स माइट इंक्लूड इंक्रीज क्वालिटी। जैसे अभी आपने सवाल किया ना, देखा उसमें कुछ नया प्लांट लगाते हैं तो उससे क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है, सेफ्टी मेजर्स इंप्रूव हो जाते हैं आपके बिजनेस के अंदर, आपको इन्हेंस्ड एम्प्लॉय लॉयल्टी मिलती है। आप पुरानी गंदी मशीनें चला रहे हैं भाई जिसमें एम्प्लॉय की जान खतरे में रहती है, तो आप अगर नया प्लांट लगा लेते हैं तो आपकी एम्प्लॉय लॉयल्टी बढ़ जाएगी, लॉयल्टी बढ़ेगी तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली उसके नतीजे में फ्यूचर में बेनिफिट्स जनरेट होंगे। टू अवॉइड रिजेक्टिंग प्रोजेक्ट्स विद इनटेंजिबल बेनिफिट्स, अगर आप बचना चाहते हैं कि इनटेंजिबल बेनिफिट्स को इग्नोर ना किया जाए, तो आपको नेट प्रेजेंट वैल्यू इनटेंजिबल बेनिफिट्स के साथ और नेट प्रेजेंट वैल्यू विदाउट इंटेंजिबल बेनिफिट्स कैलकुलेट करके कंपैरिजन कर लेना चाहिए। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 2,50,000 की, एनुअल कैश फ्लोज है, एनुअल कैश आउटफ्लोज 20,000 के, नेट होंगे 30,000, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 30,000 से मल्टीप्लाई करें, 5 साल लाइफ बताई, 10 ईयर्स लाइफ बताई है, एनविटी फैक्टर्स निकाला, मल्टीप्लाई किया, तो आपको नेट प्रेजेंट वैल्यू नेगेटिव मिल रही है। अगर हम इस बुनियाद पर डिसाइड करें तो हम कह देंगे रिजेक्ट कर दें, बट वी आर इग्नोरिंग इंटेंजिबल बेनिफिट्स। तो अगर हम इसके साथ इंटेंजिबल बेनिफिट्स को ऐड करें, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है दैट कंपनी एस्टिमेट्स दैट सेल विल इंक्रीज कैश इनफ्लोज बाय 10,000 एनुअली एज अ रिजल्ट ऑफ एन इंक्रीज इन क्वालिटी। क्वालिटी इंक्रीज हो जाएगी तो उसके नतीजे में 10,000 सेल भी इंक्रीज हो जाएगी। बर्जर हैज आल्सो एस्टिमेट दैट एनुअल कैश कॉस्ट आउटफ्लोज वुड बी रिड्यूस बाय 5,000 एज अ रिजल्ट ऑफ लोअर वारंटी क्लेम। तो क्वालिटी बढ़ जाएगी तो आपको वारंटी क्लेम्स बड़े कम आएंगे, इंजरी क्लेम्स कम आएंगे, मिस्ड वर्क की कॉस्ट कम पड़ेगी। तो ये सारी वो कॉस्ट है जो अभी अगर आप इग्नोर कर रहे थे, अगर इसको भी अकाउंट फॉर कर लें, इसको अकाउंट फॉर करने के बाद जो प्रोजेक्ट कल आपके लिए आप जिसको रिजेक्ट करे थे, आज शायद आप उसको एक्सेप्ट कर सके। बात समझ आ रही है जनाब? जी सर, जी सर, ओके जी सर। अच्छा, एक टर्म है पोस्ट ऑडिट। मैं ये पहले कुछ दिन पहले एक साहब वो पूछ रहे थे, शायद उनको मैंने रिस्पॉन्ड भी किया था कि इनफैक्ट वंस वी ऑप्ट अ प्रोजेक्ट, इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं होता कि हमने ऑप्ट कर लिया तो हम कहेंगे बस ठीक है अब इसके साथ चलना है तो चलते रहेंगे। हाँ, इरिवर्सिबल ज़रूर है, लेकिन कम अज़ कम जो आपने प्रोजेक्शंस की थी कि इतने इन्फ्लोज होंगे, किसी ने आपको सब्ज़ बाग दिखाए थे, तो उन सब्ज़ बागों को आप एवेल्यूएट भी करेंगे। पोस्ट ऑडिट टर्म यूज़ की जाती है, मैं टेक्निकली इसको पोस्टमार्टम भी कहता हूँ, कि वंस यू हैव ऑप्टेड अ प्रोजेक्ट, इम्प्लीमेंट कर दिया, तो इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद जो प्रैक्टिकल रिजल्ट्स जनरेट हो रहे हैं उनको कंपेयर किया जाएगा विद दोज एस्टिमेट्स व्हिच वी हैव अर्लियर मेड, जिनकी बुनियाद पे आपने वो एनपीवी निकाली और डिसाइड किया। अगर उतने कैश फ्लोज नहीं निकल रहे, अगर उतनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमें नहीं फेस करना पड़ी, तो फ्यूचर के अंदर अगर इस तरह का मैनेजर कोई प्रपोजल देता है तो वी मस्ट बी केयरफुल बिफोर ऑप्टिंग दैट प्रपोजल। इससे माजी तो बेहतर नहीं होगा, लेकिन फ्यूचर इन्वेस्टमेंट प्रपोजल जो मैकेनिज्म है उसको बेहतर बनाने के लिए ये काम किया जा सकता है। पोस्ट ऑडिट या इसे पोस्ट कंप्लीशन ऑडिट भी कहते हैं, या इसे पोस्ट इन्वेस्टमेंट अप्रेजल ऑडिट भी कहते हैं, कि इन्वेस्टमेंट कर दी उसके बाद हम इसका ऑडिट करते हैं और ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करते हैं। ये इसी तरह से प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स से रिलेटेड कुछ इन स्लाइड्स पे भी क्वेश्चंस मौजूद हैं। किताब जो आपको रेफ़र हुई उस बुक के अंदर भी, वैन हॉर्न की किताब है जो मैंने आपको ग्रुप में भेजी हुई है, उसके अंदर भी कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको उससे रेलेवेंट मिल सकती है। एक छोटी सी चीज़ रहती है बट अभी मैं उसको फिर डिस्कस नहीं कर रहा, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर देंगे। और फिर वाइंड अप करते हुए साथ ही वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के हवाले से इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में बात इनिशिएट करेंगे। कोई सवाल है, बात पूछना चाहते हैं अभी तक तो पूछ सकते हैं। If there's no question, then we are going to wind it up. So that's all for the day. ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में अकॉर्डिंग की मुलाकात होगी, मैं रेलेवेंट मटेरियल आपसे शेयर कर दूँगा। थैंक यू वेरी मच।